11 to 20 अध्याय 11 सेनापति की हवेली बनाम परलोक से आई सौतेली बहन भाग 10 राजकुमारी देवकी ने अपने पति की ओर देखा और पाया कि सेनापति भी आश्चर्य और उलझन में थे। ये सब इतनी अचानक हुआ था कि ये दंपति पूरी तरह से स्तब्ध रह गया था। राजकुमारी देवकी ने गहरी सांस ली और बनावटी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि महाराज आजकल बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, जिससे उन्हें कुछ भ्रम हो रहा हो? ये सीधे तौर पर महाराज को चुनौती देना था। चाहे कुछ भी हो, राजकुमारी देवकी अपनी बेटी को राजमहल के जाल में फंसते हुए चुपचाप नहीं देख सकती थी। महाराज ने अपनी बहन की ओर घूरते हुए कहा, मैं अभी इतना बुरा नहीं हुआ हूं। इसके अलावा महारानी को भी पिछले कुछ दिनों से यही सपना आ रहा है। क्या महारानी को भी ज्यादा काम करने की वजह से भ्रम हो रहा है? केवल इसी एक बहन के कारण महाराज ने इस बात को इतनी आसानी से जाने दिया। यदि कोई और होता तो महाराज से प्रश्न करना घोर अपमान माना जाता। महाराज को अपनी ओर देखते हुए पाकर राजकुमारी देवकी ने किसी भी अनुचित व्यवहार से बचने के लिए एक बनावटी मुस्कान के साथ कहा, तो क्या मैं जान सकती हूँ कि महाराज के मन में क्या योजना है? अब महाराज के झिझकने की बारी थी। उन्होंने अपनी बहन की ओर देखा, उनके हाव भाव असामान्य रूप से क्षमाशील थे। उन्हें नहीं पता था कि इस नज़र ने राजकुमारी और उनके पति के दिलों में और भी घबराहट पैदा कर दी थी। उन्हें डर था कि कहीं इस मामले में कोई जटिलता न हो। महाराज ने अपनी बहन को देखा, देवकी, मेरे पास एक ऐसा मामला है जिस पर मैंने तुमसे चर्चा नहीं की है। जो भी हो, एक राजकुमारी के रूप में तुम्हें ये समझना चाहिए कि मैं जो भी निर्णय लेता हूँ, वह शाही परिवार की भलाई के लिए ही होता है। राजकुमारी देवकी का दिल घबराहट में और भी उलझ गया। महाराज भैया, आखिर बात क्या है? व्याकुलता में उन्होंने उस संबोधन का उपयोग किया जो वे वर्षों पहले किया करती थी। महारानी, और मुझे सपनों में जो आवाज दिखाई दे रहा है वह एकांत बांस भवन नहीं है जहां तुम्हारी सुयोग्य पुत्री जानकी रहती है, बल्कि मालती भवन नामक स्थान है। मैंने निर्णय ले लिया है, अगले महीने की 8 तारीख को राजकुमार आदित्य तुम्हारी सौतेली बेटी ईशा का स्वागत एक उपपत्नी के अनुष्ठान के साथ अपने महल में करेंगे। महाराज को गहरा एहसास था कि यह निर्णय राजकुमारी देवकी और सेनापति के लिए कुछ हद तक अनुचित था, क्योंकि वे जानते थे कि राजकुमार आदित्य की सगाई राजकुमारी जानकी से तय थी। लेकिन अब वह राजकुमार का विवाह उसकी सौतेली बहन से करवा रहे थे। आर्यावर्त साम्राज्य में एक ही पति की सेवा करने वाली बहनों की ऐसी घटना अभूतपूर्व थी, और इसके अलावा ऐसा करने से राजकुमारी जानकी का अपमान भी होता। इसका मतलब था कि राजकुमारी जानकी और राजकुमार आदित्य के बीच की सगाई को रद्द करना होगा। इस पर राजकुमारी देवकी ठिठक गई थी। उन्हें लगा कि महाराज की खबर उनके लिए स्वीकार करना बहुत कठिन है, ये जाने बिना कि जो उन्हें महसूस हो रहा था वह बेचैनी नहीं, बल्कि खुशी थी। वास्तव में ये ईश्वर की कृपा थी। राजकुमारी देवकी स्तब्ध और आनंदित दोनों थीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जिस बेटी के भविष्य को लेकर वह चिंतित थी, उसी के लिए ये खुशखबरी मिलेगी, जिसने कुछ दिनों से परेशान करने वाली सगाई की समस्या को भी हल कर दिया। होश में आने पर उन्होंने सुना कि महाराज आगे कह रहे थे, मुझे पता है कि यह जानकी के साथ अन्याय है। वह मेरी आंखों के सामने बड़ी हुई है, मैं उसे बहुत मानता हूँ और हमेशा चाहता था कि वह हमारे शाही परिवार में बहू बनकर आए। अफसोस, इस बार हमारे शाही परिवार ने ही उसके साथ गलत किया है। मैं कल एक शाही फरमान जारी करूंगा और जानकी को राजकुमारी चित्रा की उपाधि दूंगा, और तुम्हारी देव की रियासत के पास स्थित चित्रांगदा रियासत उसे उसकी अपनी जागीर के रूप में दी जाएगी। राजकुमारी देवकी इस बड़े उपहार से चकित थीं। अपनी रियासत के साथ एक राजकुमारी। सामान्यतः राजकुमारियों के पास अपनी रियासत नहीं होती थी, और यदि होती भी थी तो यह उन्हें मिलने वाले सम्मान के स्तर पर निर्भर करता था। राजकुमारी देवकी स्वर्गीय महाराज की सुयोग्य पुत्री और वर्तमान महाराज की बहन के रूप में इतनी उच्च सम्मान की धनी थी कि उनके पास अपनी रियासत थी। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि शाही परिवार का मुआवजा इस बार इतना उदार होगा। अपनी रियासत वाली एक राजकुमारी वास्तव में एक साधारण राजकुमारी से अधिक प्रतिष्ठित होती है। अध्याय 12 सेनापति की हवेली बनाम परलोक से आई सौतेली बहन भाग 11 महाराज ने देखा कि राजकुमारी देवकी और उनके पति को कोई आपत्ति नहीं थी, तो उन्हें और भी पछतावा हुआ। अगले दिन उन्होंने गौरी सिंह गौरी के लिए और भी बड़े उपहार भेजे। राजकुमारी देवकी और उनके पति प्रसन्न मन से अपनी हवेली लौट आए। हवेली पहुंचते ही राजकुमारी देवकी ने अपनी बेटी को बुलाया और उसे बताया कि आज महाराज ने क्या कहा था। बात पूरी करने के बाद राजकुमारी देवकी ने गौर से अपनी बेटी के चेहरे के भाव देखे। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी खुश थी, न कि दुखी। ये देखकर उन्हें तसल्ली हुई। उन्हें गहरा डर था कि कहीं जानकी युवराज की पत्नी बनने की प्रतिष्ठा के मोह में न फंस जाए और राजमहल के गंदे खेल में उलझ जाए। राजमहल में पली बड़ी होने के कारण राजकुमारी देवकी रनिवास की साजिशों से भली भांति परिचित थी। गौरी भी खुश थी। वह सोच रही थी कि कैसे आदित्य से सगाई तोड़े, और यहाँ मौका अपने आप मिल गया। हालांकि क्या यह मूल कहानी का हिस्सा था? गौरी ने सिस्टम को पुकारा। सिस्टम एक बार चमका और जवाब दिया, खोज जारी है। परिणाम नहीं मिला। शायद यह इस दुनिया के नियमों का स्वतः संतुलन है। कोई असामान्य बात नहीं है, कृपया अपना काम सामान्य रूप से जारी रखें।
ठीक है, ये देखते हुए कि पूछने पर कोई परिणाम नहीं मिलने वाला था, गौरी ने इस मामले पर अधिक सोचना छोड़ दिया। राजकुमारी देवकी ने नाराजगी में कहा, ये ईशा के लिए बहुत ज्यादा है। एक उपपत्नी की बेटी का युवराज के महल में प्रवेश पाना ही बहुत बड़ा सम्मान था। राजकुमारी को इसमें कोई संदेह नहीं था कि यदि ईशा का जन्म इतना साधारण न होता तो शाही परिवार उसे युवराज की मुख्य पत्नी ही बना देता ताकि राजदरबार के विद्वानों का मुंह बंद किया जा सके। गौरी ने पलकें झपकाईं, क्या ये वास्तव में अच्छा था? यह जरूरी नहीं था। आखिरकार आदित्य और ईशा ही वह मुख्य लोग थे जिन्होंने जानकी के परिवार को नुकसान पहुंचाया था। इस जन्म में चूंकि उसने जानकी का शरीर ले लिया था तो वह उनसे पूरा बदला लेने वाली थी। दूसरी ओर आर्यन अपने सहायकों से मिली एक गुप्त सूचना को पढ़ते हुए हल्की मुस्कान के साथ बोला, श्रीराम मंदिर में बहुत समय बीत गया है, शायद मुझे बाहर निकले हुए काफी अरसा हो गया है। पता नहीं क्या वे पुराने परिचित अभी भी मुझे याद करते हैं। अगले दिन राजमहल से आए दो शाही फरमानों ने पूरी राजधानी को हिला दिया। दोनों फरमान सेनापति की हवेली से जुड़े थे। एक फरमान में घोषणा हुई कि सेनापति की हवेली की राजकुमारी जानकी को महाराज ने स्वयं एक शाही फरमान द्वारा राजकुमारी चित्रा की उपाधि दी है और चित्रांगदा रियासत उनकी अपनी जागीर के रूप में दी गई है। राजकुमारी जानकी, जो अब राजकुमारी चित्रा थी, आर्यावर्त साम्राज्य के इतिहास की पहली राजकुमारी बनी जिनके पास अपनी रियासत थी। दूसरा फरमान और भी उलझाने वाला था, सेनापति की उपपत्नी की बेटी युवराज की पत्नी कैसे बन सकती है? युवराज का दर्जा क्या था? आर्यावर्त साम्राज्य का भविष्य का शासक। युवराज की पत्नी अन्य रानियों से अलग होती है, उसके पास एक विशिष्ट उपाधि होती है और उसका नाम शाही परिवार के स्वर्ण अभिलेखों में दर्ज होता है। आमतौर पर युवराज की पत्नी बड़े और प्रतिष्ठित घरानों की बेटियां ही होती थीं। ईशा, जो कि एक उपपत्नी की बेटी थी, वह युवराज की पत्नी कैसे बन सकती थी? कई लोगों के मन में ये संदेह था। ईशा पहले बहुत गुमनाम थी, राजधानी के लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि सेनापति की एक लाडली बेटी राजकुमारी जानकी है, और जहां तक ईशा की बात थी, वह कौन थी? उन्होंने तो कभी उसका नाम तक नहीं सुना था। ईशा के छोटे से कमरे में अपने सेवकों से मिल रही लगातार तारीफों और चापलूसी को सुनकर वह गर्व से फूल गई और अपना सिर ऊंचा कर लिया। उसकी नजरें एकांत बांस भवन की दिशा में गईं, जहां जानकी रहती थी, और उसने मन ही मन तिरस्कार से सोचा, सगी बेटी होने का क्या फायदा? राजकुमारी होने का क्या फायदा? आखिर तुम्हारा मंगेतर तो मेरा हो गया है। उसने अपने शरीर पर पहनी लाल रंग की रेशमी पोशाक को देखा, जिस पर तितलियां काढ़ी गई थीं। ये राजमहल से आया विशेष वस्त्र था, जिसका पहले ईशा सपना भी नहीं देख सकती थी। जल्दबाजी मत करो, सब धीरे धीरे होगा। जानकी, मैं तुमसे वह सब छीन लूंगी जो तुम्हारे पास है। मैं तुम्हें उस खालीपन का स्वाद चखाऊंगी जो मेरे पास था। अध्याय 13, सेनापति की हवेली बनाम परलोक से आई सौतेली बहन, भाग 12। सिस्टम, क्या तुमने पिछले कुछ वर्षों में युवराज आदित्य द्वारा सताई गई मासूम लड़कियों के रिकॉर्ड और बड़े परिवारों के बीच हुए गुप्त लेन देन का ब्यौरा तैयार कर लिया है? गौरी ने पूछा। सिस्टम, मेजबान के अनुरोध के अनुसार सारी सामग्री तैयार है। ये सिस्टम वाकई एक अद्भुत शक्ति थी। गौरी ने मन ही मन उन सूचनाओं को देखा। युवराज के गुट ने इन चीजों को बहुत छुपा कर रखा था। अगर कोई इंसान इन्हें ढूंढने की कोशिश करता तो न जाने कितने साल लग जाते, लेकिन सिस्टम ने इसे पलक झपकते ही स्कैन कर लिया। गौरी के लिए अब इस दुनिया में कोई रहस्य नहीं बचा था। यह अच्छा है। ये चीजें युवराज को किसी भी तरह से बच निकलने का मौका न देने के लिए काफी थीं। आम लड़कियों को परेशान करना ही जनता में आक्रोश भड़काने के लिए काफी था, और महाराज, जो अभी भी शासन पर मजबूत पकड़ रखते हैं, ऐसे राजकुमार को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे जिसने अपने फायदे के लिए गुटबाजी की हो और साम्राज्य के हितों को खतरे में डाला हो। हालांकि इन चीजों को सही समय पर सामने लाना जरूरी था। गौरी ने राहत की सांस ली। जब तक आदित्य का पतन होगा, ईशा के लिए दिन वैसे भी खराब हो जाएंगे और उसका आधा मिशन पूरा हो जाएगा। बाकी आधे के बारे में सोचते हुए गौरी को पहाड़ों के उस बांस के जंगल वाले व्यक्ति की याद आ गई, और उसे लगा जैसे उसकी नाक में फिर से कमल की हल्की सुगंध आ रही हो। राजकुमारी, क्या हम सच में ऐसा करने जा रही हैं? चंदा ने कुछ डरते हुए पूछा, जबकि ललिता काफी उत्साहित थी। गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी माँ को संभाल लूंगी। इस समय तक उसने अपने सामान्य सुरुचिपूर्ण और भारी राजसी वस्त्र उतार दिए थे और शरीर पर फिट होने वाले सफर के कपड़े पहने थे। दरअसल गौरी और कुछ करीबी सहेलियों ने आज शिकार पर जाने की योजना बनाई थी। आर्यावर्त साम्राज्य में वीरता और शौर्य का बहुत महत्व था। आम लोगों की तो बात ही छोड़िए, राजघराने की स्त्रियां भी घुड़सवारी और तीरंदाजी में कुशल होती थीं। बाहर जाकर घुड़सवारी और शिकार करना एक आम बात थी। पिछली बार मंदिर के मेले में गिरने के बाद से राजकुमारी देवकी ने जानकी को अकेले घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी थी। दूसरे शब्दों में कहें तो गौरी के इस दुनिया में आने के बाद से राजकुमारी देवकी के साथ उस एक बार श्री राम मंदिर जाने के अलावा वह कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। इस दुनिया में बनाई गई एक इकाई के रूप में गौरी के पास सिस्टम था।
उसने दावा किया कि हालांकि संगीत, शतरंज, सुलेख और चित्रकला में उसकी क्षमताएं इतनी सटीक थीं जैसे कि उसने नकल की हो, लेकिन उसने इनका अभ्यास कभी नहीं किया था। वह घुड़सवारी और तीरंदाजी के इस मुकाबले के लिए काफी उत्साहित थी। कपड़े बदलने के बाद गौरी ने अपने दोनों सेवकों को इंतजार करने को कहा और वह खुद घर से बाहर निकलने की व्यवस्था करने लगी। वह राजकुमारी देवकी के कमरे में नहीं गई, बल्कि वह सीधे सेनापति की हवेली की ओर मुड़ गई। राजकुमारी देवकी की तुलना में, जो अपनी बेटी के प्रति कभी कभी सख्त हो सकती थी, सेनापति जो अपनी बेटी पर जान छिड़कते थे, उन्हें मनाना काफी आसान था। उम्मीद के मुताबिक अपनी चमकती आंखों के एक झपकाते ही, होठों को थोड़ा सा फुलाकर और प्यार से प्यारे पिताजी कहते ही, सेनापति जो अपनी कठोरता और अनुशासन के लिए जाने जाते थे, तुरंत पिघल गए। उन्होंने अपनी बेटी को हवेली के द्वार तक छोड़ने का आदेश दिया। जानकी के घुड़सवारी के कौशल को उन्होंने खुद ही सिखाया था। अपनी बेटी को खुशी खुशी जाते हुए देखकर सेनापति ने अपनी स्नेहपूर्ण मुस्कान हटाई और छाया में मौजूद सैनिकों को आदेश दिया, राजकुमारी के साथ साय की तरह रहो, किसी को भी उन्हें नुकसान न पहुंचाने देना। जी। जब तक राजकुमारी देवकी को इस संदेश का पता चला, गौरी को निकले हुए काफी समय हो चुका था। क्या उसे डर था कि मैं मना कर दूंगी, इसलिए उसने जानबूझकर मुझसे यह बात छिपाई? राजकुमारी देवकी ने हंसते और झिड़कते हुए कहा, फिर उन्होंने अपना चेहरा गंभीर करते हुए कहा, जब राजकुमारी वापस आए तो उन्हें मेरे कमरे में भेजना। वह वाकई सब कुछ उलट पुलट कर रही है। मैं देखूंगी कि मैं उससे कैसे निपटती हूँ। जो सेविका हमेशा राजकुमारी देवकी के साथ रहती थी, उसने मन ही मन बुदबुदाया, महारानी, क्या आप ये बात कहने से पहले अपनी आंखों की मुस्कान को थोड़ा छुपा सकती हैं? अध्याय 14, सेनापति की हवेली बनाम परलोक से आई सौतेली बहन, भाग 13। जानकी। गौरी को आते देख दूर बैठी कुछ सहेलियों ने हाथ हिलाया। गौरी अपनी घोड़ी पर सवार होकर पहुंची। सबने घुड़सवारी के लिए उपयुक्त कपड़े पहने थे। पास ही कुछ मजबूत और शानदार घोड़े चल रहे थे। तुम बहुत दिनों से बाहर नहीं निकली हो। बोलने वाली लिच्छवी रियासत की राजकुमारी दन्या थी। वह जानकी की पक्की सहेली थी और उन कुछ लोगों में से एक थी जिन्हें युवराज के साथ जानकी की सगाई के बारे में पता था। पिछली बार मैं गिर गई थी, इसलिए माँ ने मुझे घर से बाहर निकलने से मना कर दिया था, गौरी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। उसे इस लड़की से सच्ची हमदर्दी थी। मूल कहानी में यही वह सहेली थी जो हमेशा जानकी के हर दुख सुख में उसके साथ खड़ी रही थी और उसे मुश्किलों से बचाने की कोशिश करती थी। राजकुमारी दन्या ने जब जानकी के चेहरे पर उदासी के बजाय चमकती हुई मुस्कान देखी, तो उसे बहुत राहत मिली। उसने सुना था कि ईशा युवराज के महल में जा रही है, जिससे वह जानकी को लेकर चिंतित थी। चलो, मेरे पिता ने कुछ दिन पहले ही मेरे लिए पश्चिमी प्रदेशों से एक बेहतरीन घोड़ा ढूंढा है, आज मैं तुम्हें उसकी रफ्तार दिखाऊंगी। राजकुमारी दन्या ने उत्साह से कहा। सब सहेलियां अपने घोड़ों पर सवार होकर दौड़ पड़ीं। राजकुमारी दन्या का घोड़ा वाकई लाजवाब था, वह जल्द ही सबको पीछे छोड़ गया। केवल गौरी ही उसके साथ कदम मिला पा रही थी। हा, जानकी, उन्हें छोड़ो, मैं तुम्हें चुपके से एक शानदार जगह ले जाऊंगी। राजकुमारी दन्या ने उत्साहित होकर गौरी से कहा। इस दौड़ में रुचि दिखाते हुए गौरी ने चंदा की पुकार पर कोई ध्यान नहीं दिया और दन्या के पीछे हो ली, और देखते ही देखते वे दोनों नजरों से ओझल हो गईं। ये ठीक नहीं है। दौड़ते दौड़ते गौरी को एहसास हुआ कि कुछ गलत है, उसकी घोड़ी का व्यवहार पागलपन जैसा हो रहा था। उस घोड़ी के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ थी। दन्या, मेरी घोड़ी के साथ कुछ गड़बड़ है। गौरी ने चिल्लाकर दन्या को आगाह किया। गौरी की बात सुनकर दन्या चौंक गई। उसने गौरी की ओर देखा और उसका चेहरा डर से बदल गया। जानकी, थामे रखना, मैं धीरे धीरे करीब आती हूँ, राजकुमारी दन्या ने कहा। वह अपनी घोड़ी को गौरी के करीब लाने की कोशिश करने लगी ताकि वह मौका मिलते ही गौरी को अपनी घोड़ी पर खींच सके। उसे नहीं पता था कि गौरी की घोड़ी अब अपने नियंत्रण में नहीं थी। जैसे ही उसने दूसरे घोड़े को करीब आते देखा, उसने जोर से दुलत्ती मारी। दन्या की घोड़ी दर्द से कराह उठी, लेकिन उसने अपनी पीठ पर सवार अपनी मालकिन को गिरने नहीं दिया और खुद को संभाल लिया, हालांकि वह अब गौरी की घोड़ी के करीब जाने से डर रही थी। जब तक राजकुमारी दन्या ने खुद को पूरी तरह संभाला, तब तक गौरी कहीं नजर नहीं आ रही थी। जानकी, दन्या अंदर ही अंदर घबरा गई, अगर जानकी को कुछ हो गया तो। हालांकि गौरी के लिए हालात मुश्किल हो गए थे। घोड़ी को नहीं पता था कि उसे क्या उकसा रहा है, वह बस बेतहाशा दौड़ रही थी। गौरी को बहुत तेज झटके लग रहे थे, कभी कभी रास्ते की झाड़ियां उसके शरीर से टकराकर चुभ रही थीं। सिस्टम, गौरी ने मन ही मन पुकारा, आखिर चल क्या रहा है? सिस्टम ने जवाब दिया, तुम जिस घोड़ी पर सवार हो, उसमें मादक औषधि के तत्व पाए गए हैं। गौरी का चेहरा सख्त हो गया, तो ये किसी की चाल है? सिस्टम ने कहा, यह मूल कहानी का हिस्सा था, क्या तुम भूल गई? गौरी को याद आया, ईशा ने जानकी की घोड़ी को जहर दे दिया था। जानकी घोड़ी से गिरी थी और उसका बायां हाथ टूट गया था, जिसे ठीक होने में 6 महीने लगे थे। लेकिन ये तो 2 साल बाद होना था। सिस्टम ने कहा, तुमने मूल शरीर का भाग्य बदल दिया है, इसलिए कहानी का घटनाक्रम भी बदल गया है। हालांकि अभी मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि ज्यादा न सोचो और तुरंत स्थिति को संभालो।
गौरी ने होश में आते ही सामने देखा, वहां कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ एक चिकनी चट्टान थी और उसकी घोड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अध्याय 15 सेनापति की हवेली बनाम परलोक से आई सौतेली बहन भाग 14। गौरी ने अपनी आंखें बंद की और मन को कठोर किया, घोड़े से कूदने के लिए तैयार हो गई। कोई और रास्ता नहीं था, अगर वह घोड़ी को पत्थर की दीवार से टकराने देती तो चोट खाकर बचना ही मुश्किल होता। जैसे ही गौरी कूदने वाली थी, उसने अचानक सिस्टम को उलझन में कहते हुए सुना। उसी पल एक मजबूत और शक्तिशाली हाथ उसकी कमर के चारों ओर लिपट गया। थोड़ी सी ताकत के साथ गौरी का पूरा शरीर हवा में उठ गया और एक मजबूत आलिंगन में समा गया। सांस लेते ही कमल की हल्की सुगंध उसे घेर ली और गौरी तुरंत समझ गई कि उसके पीछे कौन है। उसके कानों में एक चीख गूंजी और उसने अनजाने में ही उस घोड़ी को पीछे मुड़कर देखना चाहा जिस पर वह सवार थी, लेकिन आर्यन ने अपना हाथ उठाकर उसकी आंखें ढक लीं। देखो मत, उसके कान के पास एक साफ और गंभीर आवाज गूंजी। उसने चुपचाप एक पल के लिए सोचा, अंदाजा लगाया कि दृश्य शायद कुछ खूनी होगा, इसलिए उसने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया और उस तरफ देखने से खुद को रोक लिया। आर्यन के चेहरे के हाव भाव ठंडे और सख्त थे। उसने खून के तालाब में पड़ी उस घोड़ी की ओर देखा, फिर गौरी को थामे हुए वापस मुड़ गया और चल दिया। गौरी की आंखों से आर्यन का हाथ हटा और उसे देर से एहसास हुआ, क्या इस आदमी को श्रीराम मंदिर में नहीं होना चाहिए था? वह बाहर कैसे आया? आर्यन ने बड़े सलीके से गौरी को नीचे उतरने में मदद की। शुक्रिया, गौरी ने ईमानदारी से आर्यन को धन्यवाद दिया। अगर वह न होते तो सिस्टम के साथ होने के बावजूद शायद उसे बहुत चोट लग जाती। शिष्टाचार की आवश्यकता नहीं है, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, आर्यन ने कहा, और गौरी को महसूस हुआ, शायद यह उसका भ्रम हो, कि उसकी आंखें पल भर के लिए उसके सामने मौजूद सिस्टम की ओर गई थीं। सिस्टम ने विरोध किया, असंभव। मेजबान के अलावा कोई मुझे नहीं देख सकता। यह जरूर उसकी कल्पना रही होगी। गौरी ने इस बारे में अधिक चिंता नहीं की। वैसे आप यहाँ कैसे आए? गौरी ने पूछा। आर्यन मुस्कुराया, मेरे पास कोई काम नहीं था, इसलिए मैं टहलने निकला था। गौरी ने मन ही मन सोचा, ये बड़े राजकुमार घर में नजरबंद होने के बावजूद इतनी शांति से टहलने निकल सकते हैं, लगता है सबने उन्हें कम आंका है। उसे थोड़ा उत्साह महसूस हुआ, आर्यन जितना सक्षम होगा, उसका मिशन पूरा करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी, है ना? अचानक एक गर्माहट उसके गालों को छू गई और गौरी ने ऊपर देखा तो पाया कि आर्यन की गहरी नजरें उस पर टिकी थीं। यहाँ एक सूखी पत्ती थी, उसने कहा। इतने करीब से उस आदमी के ध्यानपूर्ण चेहरे को देखकर गौरी का दिल अचानक एक धड़कन चूक गया। सिस्टम, वह वाकई बहुत आकर्षक हैं, उसने कहा। सिस्टम ने किसी कारणवश उसे कोई जवाब नहीं दिया। आर्यन मुस्कुराया, उसने देखा कि जानकी का चेहरा हल्का सा लाल हो गया है और फिर वह शर्माकर दूसरी तरफ देखने लगी। आह, ये जगह कितनी खूबसूरत है। गौरी ने पहले ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उसके पीछे फूलों का एक अंतहीन समुद्र था। ये कौन से फूल हैं? गौरी ने उत्सुकता से पूछा और उन नीले फूलों को सूंघने के लिए झुकी जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। आर्यन उसके साथ नीचे झुक गया। ये फूल दक्षिण की एक जनजाति से आता है, जिसे प्रेम मिलन कहा जाता है। कहा जाता है कि अगर उस जनजाति का कोई युवक किसी लड़की के प्रति भावनाएं रखता है, तो वह उसे इस फूल के सामने ले आता है। लड़की तब जान जाती है कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति उसकी कद्र करता है और उससे अपने प्यार का इकरार करना चाहता है, उसने समझाया। उसकी आवाज धीरे धीरे बह रही थी और उसके द्वारा सुनाई गई सुंदर कहानी में रोमांस की एक अतिरिक्त परत जुड़ गई थी। गौरी ने अपने बगल से निकल रही गर्माहट को महसूस किया और उसकी धड़कनें और भी तेज हो गईं। उसके पास उसे यहाँ लाना और ऐसी कहानी सुनाना, इसका क्या मतलब था? जब वह ख्यालों में खोई हुई थी, तभी अचानक एक सुंदर और खिला हुआ प्रेम मिलन फूल उसके सामने आया और उसके पीछे आर्यन की सौम्य मुस्कान थी। मुझे लगता है कि यह फूल तुम पर बहुत जंचता है। अध्याय 16 सेनापति की हवेली बनाम परलोक से आई सौतेली बहन भाग 15। उस पल हवा जैसे थम गई। गौरी कुछ हद तक असमंजस में थी। उसने मन ही मन सिस्टम को पुकारा, सिस्टम, अब मुझे क्या करना चाहिए? दुर्भाग्य से सिस्टम जैसे जम गया था, उसकी पुकार का कोई जवाब नहीं मिला। आर्यन ने गौरी के घबराए हुए चेहरे को देखा, उसका चेहरा गंभीर हो गया। वह जानता था कि जानकी को इस पल अभी सब कुछ समझ नहीं आया है, लेकिन वह अब और इंतजार नहीं करना चाहता था। जैसे ही वह करीब आने वाला था, अचानक उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। कोई पास आ रहा था। ये जानते हुए कि अभी उसकी पहचान सार्वजनिक करने का सही समय नहीं है, आर्यन ने गौरी से फुसफुसाकर कहा, मुझे अचानक एक जरूरी काम आ गया है और मुझे तुरंत जाना होगा। क्यों न हम आज की इस घटना को हम दोनों के बीच का एक छोटा सा राज समझें, क्या ये ठीक रहेगा? उसका आखिरी सवाल धीमी आवाज में था, जिसकी लहजे में एक सौम्य आग्रह था, जिससे गौरी का चेहरा फिर से लाल हो गया। उसे आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाते देख आर्यन संतुष्टि के साथ मुस्कुराया। एक पल सोचने के बाद उसने वह प्रेम मिलन का फूल गौरी के बालों में लगाया और तेजी से चला गया। आर्यन के जाने के बाद ही गौरी ने राहत की सांस ली। बधाई हो मेजबान, आपको प्रेम प्रस्ताव मिला है। सिस्टम की आवाज वापस आ गई।
गौरी ने थोड़ा दुखी होकर कहा, मैंने अभी तुम्हें इतनी बार पुकारा और तुमने कोई जवाब नहीं दिया। सिस्टम कुछ देर रुका और फिर बोला, प्रोग्राम में थोड़ी तकनीकी खराबी थी और यह खुद को ठीक कर रहा था। अब मुझे क्या करना चाहिए? गौरी ने पूछा। सिस्टम ने एक पल के लिए सोचा, मूल योजना तो ये थी कि तुम आर्यन को महाराज बनने में समर्थन दो और तुम महारानी बनो। क्या उसका तुम्हें पसंद करना सबसे उपयुक्त स्थिति नहीं है? गौरी ने इस बारे में सोचा और यह बात सही लग रही थी। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा था जो उसे अजीब लग रहा था। जानकी, इससे पहले कि गौरी कुछ समझ पाती, राजकुमारी दन्य की आवाज ने उसके विचारों को तोड़ दिया। गौरी खड़ी हुई और राजकुमारी दन्य ने अपने घोड़े से उतरते ही उसे गले लगा लिया। जब मैंने तुम्हारी घोड़ी की हालत देखी तो मैं डर गई थी। शुक्र है कि तुम सुरक्षित हो, राजकुमारी दन्य सिसकते हुए बोली। गौरी ने अपनी सहेली को गले लगाकर सांत्वना दी, सब ठीक है, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, क्या मैं नहीं हूँ? दन्य के पीछे सैनिकों की एक टुकड़ी थी, ऐसा लग रहा था कि दन्य ने घबराहट में वापस जाकर मदद बुलाई थी। दन्य ने गौरी को दोबारा घोड़े पर बैठने की अनुमति नहीं दी और जबरदस्ती उसे रथ में बिठाकर वापस ले गई। मैंने पास में ही कुछ रक्षकों को ढूंढ लिया था। अब तक राजकुमारी देवकी और सेनापति को खबर मिल चुकी होगी, राजकुमारी दन्य ने गौरी से कहा। उनके पिता लिच्छवी रियासत के राजकुमार पूर्व महारानी की संतान थे, इसलिए उनके लिए राजकुमारी देवकी को बुआ कहना स्वाभाविक था। जब वे बात कर रहे थे तभी रथ के बाहर शोर सुनाई दिया। क्या हुआ? राजकुमारी दन्य ने पर्दा उठाया। राजकुमारी को सूचित करते हैं, ये सेनापति हैं, बाहर के रक्षक ने जवाब दिया। अपने पिता के होने की बात सुनकर गौरी ने जल्दी से पर्दा उठाया और बाहर निकल गई। जानकी, सेनापति अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर जल्दी से अपने घोड़े से उतरे और उसे गले लगा लिया। आज सुबह ही अपनी बेटी की दुर्घटना की खबर सुनकर वे स्तब्ध रह गए थे। अपनी पत्नी को शांत कराने के बाद उन्होंने सैनिकों को साथ लाने में जरा भी देर नहीं की। पहले घर चलते हैं, सेनापति ने राजकुमारी दन्य को सूचित करने के बाद आदेश दिया और अपनी बेटी को सुरक्षित हवेली तक ले गए। मेरी जानकी, राजकुमारी देवकी, जिन्हें पहले ही खबर मिल चुकी थी, दरवाजे पर ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी। गौरी को सही सलामत देखकर उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। गौरी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, उसने पहले कभी ऐसा पारिवारिक स्नेह महसूस नहीं किया था और वह बस अनाड़ीपन में राजकुमारी देवकी को गले लगाकर उन्हें शांत करने की कोशिश करने लगी। मुश्किल से अपनी मां को शांत कराने के बाद गौरी को वे दोनों अंदर ले गए और उन्होंने पूरी घटना के बारे में विस्तार से पूछताछ की। अध्याय 17, सेनापति की हवेली बनाम परलोक से आई सौतेली बहन, भाग 16। तुम्हारी घोड़ी, वह बिना किसी चेतावनी के अचानक पागल हो गई। राजकुमारी देवकी और सेनापति दोनों के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। ये सुनकर, अगर उन्हें यह समझ ना आता कि कोई जानबूझकर गौरी को निशाना बना रहा है, तो उनका सारा अनुभव बेकार होता। जांच करो, मैं देखना चाहती हूं कि वह कौन सा दुष्ट व्यक्ति है जिसने मेरी गौरी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। राजकुमारी ने अपने दांत भींचते हुए नफरत से कहा। गौरी, तुम वहां से कैसे बची? सेनापति ने पूछा। जब उन्होंने अपनी बेटी को पाया तो वह पूरी तरह सुरक्षित लग रही थी। गौरी को आर्यन का चेहरा याद आया, उसके गाल लाल हो गए। कोई अचानक वहां आया और उसने मुझे बचा लिया। लेकिन बचाने के बाद वह चला गया। मैं नहीं जानती कि वह कौन था। अपनी बेटी के चेहरे पर लाली देखकर सेनापति और राजकुमारी दोनों ने इस पर ज्यादा नहीं सोचा, यह मानकर कि वह अभी भी घबराई हुई है। गौरी को थका हुआ देखकर उन्होंने आगे कोई सवाल नहीं किया और उसे अपने कमरे में जाकर आराम करने दिया। हालांकि ईशा की हरकतें गुप्त थीं, फिर भी उनके कुछ सबूत मिल ही गए। राजकुमारी को जल्दी ही उस पर शक हो गया, लेकिन वह कोई ठोस सबूत नहीं जुटा पाई। क्या माँ अपनी ही बेटी पर शक करती हैं? हालांकि मैं उनकी सगी संतान नहीं हूँ, फिर भी इन वर्षों में मैं हमेशा माँ के प्रति सम्मान और विनम्रता के साथ रही हूँ, अपनी बहन की आज्ञा का उल्लंघन करने की हिम्मत कभी नहीं की। माँ को वास्तव में शक है कि मेरे इरादे बुरे हैं। ऐसे में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मैं अपना सिर इसी खंभे पर मार लेती हूँ, ईशा ने कहा, और फिर उसने अपना सिर खंभे पर मारने का नाटक किया। बेशक वह ऐसा कर नहीं पाए। ईशा ने मन ही मन तिरस्कार किया। युवराज की रानी के रूप में अब वह सुरक्षित थी, और ठोस सबूत के बिना राजकुमारी देवकी के पास उसके खिलाफ कोई रास्ता नहीं था। जैसा कि अपेक्षित था, अंत में राजकुमारी देवकी ने केवल अपना हाथ हिलाया और उसे वहां से चले जाने को कहा। अपने कमरे में वापस आकर ईशा ने आईने में खुद को देखा। उसके नाजुक शरीर पर कीमती कपड़े थे और अब उसमें एक अतिरिक्त शाही ठाठ और गरिमा आ गई थी। क्या यही सत्ता का स्वाद था? अगर वह अभी भी केवल एक उपपत्नी की नीची बेटी होती, तो सबूत न होने पर भी राजकुमारी एक शब्द में उसकी जान ले सकती थी। ये काफी नहीं था, अभी भी काफी नहीं था। केवल युवराज की रानी होने से उसे इतना रसूख नहीं मिला था कि वह विशाल सेनापति परिवार को हिला सके। ईशा के जाने के बाद राजकुमारी देवकी ने गुस्से में अपने हाथ में पकड़ी चाय की प्याली जमीन पर दे मारी। राजकुमारी, कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। जो सेविका बचपन से राजकुमारी देवकी की सेवा कर रही थी, उसने उन्हें शांत कराया।
उसके तौर तरीके देखो, उसे सच में लगता है कि अब वह युवराज की रानी है, तो वह मेरे अधिकार को नजरअंदाज कर सकती है। राजकुमारी देवकी जितना ज्यादा सोच रही थी, उतना ही उनका गुस्सा बढ़ रहा था। वह किस बात का भरोसा कर रही है? मैं देखना चाहती हूँ कि युवराज की एक साधारण सी रानी कितना बड़ा तूफान ला सकती है। राजकुमारी ने कहा, उनका लहजा बर्फीला था। उनकी तुलना में ईशा अभी भी अनुभवहीन थी। इधर आर्यन की मेज पर एक और दस्तावेज जुड़ गया। ये औरत फिर से। आर्यन ने ईशा के नाम को देखा, उसकी आंखें किसी बेजान वस्तु को देख रही थीं। राजकुमारी देवकी ने अपनी चाल चल दी है। उसे सिर्फ खत्म कर देना मेरे लिए बहुत मामूली है। वह गौरी से किस बात की जलन रखती है? उसके ऊंचे दर्जे से, या उसकी बेजोड़ सुंदरता से? चूंकि ऐसा है, तो चलो सब कुछ मिटा देते हैं। केवल कुछ वाक्यों के साथ ही ईशा का भाग्य तय हो गया। गौरी सिस्टम के साथ बातचीत कर रही थी। मुझे बताओ, क्या मुझे ईशा से बदला लेना चाहिए? सिस्टम, मेजबान, किसी ने पहले ही आपके लिए बदला ले लिया है। ईशा अब और लंबे समय तक मुसीबत पैदा नहीं कर पाएगी। इस जीवन में तुम्हें बस शांति से एक ऐसी सुंदरता बनकर रहना है जिसे जीवन भर प्यार मिले। गौरी, तो फिर यहाँ मेरा उद्देश्य क्या है? सिस्टम, शायद आर्यन, जो मूल कहानी का हिस्सा नहीं था, उसे प्रेरणा देना कि वह खुद को बेहतर बनाए और अपने जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचे। अध्याय 18, सेनापति की हवेली बनाम परलोक से आई सौतेली बहन, भाग 17। ईशा भीड़ के बीच बैठी थी और कुलीन घरानों की महिलाओं द्वारा की जा रही हल्की फुल्की चापलूसी सुन रही थी। गढ़पति की हवेली में आयोजित मुख्य संरक्षिका की 70वीं वर्षगांठ के भव्य समारोह में अपनी पिछली पहचान के साथ तो वह यहां आने के योग्य भी नहीं होती। लेकिन अब ईशा ने अपने चारों ओर देखा और काफी प्रसन्न महसूस किया। अब कौन उसे नीची नजर से देखने की हिम्मत करता? उसे नहीं पता था कि दूर खड़ी वे वास्तव में कुलीन युवतियां आपस में फुसफुसा रही थीं। क्या ये सेनापति की हवेली से आई उपपत्नी की बेटी है? इसमें कुछ भी खास नहीं है। जाने किस किस्मत के भरोसे शाही परिवार की नजर इस पर पड़ गई। सच में, ये तो बिल्कुल एक चिड़िया के रानी बनने जैसा है। राजकुमारी देवकी, राजकुमारी चित्रा के साथ पधार रही हैं। इस घोषणा के साथ ही चहल पहल से भरा हॉल तुरंत शांत हो गया और 70 वर्ष से अधिक आयु की वह वृद्ध महिला स्वयं उठकर राजकुमारी देवकी का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ी। ये देखकर ईशा ने अपने हाथ में पकड़े रुमाल को जोर से भींच लिया। जब वह खुद यहाँ आई थी, तो उस महिला ने उसकी ओर देखा तक नहीं था, बस एक बहू को उसका स्वागत करने भेज दिया था। और वह जानकी, जैसे ही वह अंदर आई, जो लोग पहले आसपास थे, वे तुरंत उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। ईशा देख सकती थी कि कई लोग उसे और जानकी को बार बार देख रहे थे, स्पष्ट रूप से दोनों की तुलना कर रहे थे। उसने अपने कपड़ों पर नजर डाली, वे नए थे, राजमहल से मिले विशेष रेशम से बने थे, और मेहमानों के बीच निश्चित रूप से अच्छे थे। लेकिन वे जानकी द्वारा पहने गए राजसी वस्त्रों के मुकाबले कुछ भी नहीं थे। आजकल, जब एक ही सगी बहन बची थी, तो जब भी कुछ दुर्लभ वस्तु हाथ लगती, उसका अधिकांश हिस्सा राजकुमारी देवकी के महल में भेज दिया जाता था। और चूंकि राजकुमारी देवकी अपनी बेटी को किसी कीमती रत्न की तरह सहेजती थी, इसलिए वे सभी दुर्लभ वस्तुएं राजकुमारी चित्रा यानी जानकी के ही उपयोग में आती थीं। ईशा ने अपने बगल में बैठी महिलाओं को ये कहते सुना कि राजकुमारी चित्रा की जूतियों पर जड़े हुए मोती उत्तर पूर्व के राजा द्वारा भेंट किए गए थे। महारानी को एक जोड़ी मिली थी, राजमाता को एक जोड़ी, और एक जोड़ी राजकुमारी देवकी के पास थी। उन्हें पता नहीं था कि उनका उपयोग जानकी की जूतियों की शोभा बढ़ाने के लिए किया गया था। सिर्फ उन मोतियों की जोड़ी ने ही वहां मौजूद सभी युवतियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। फिर जानकी द्वारा पहने गए अन्य रत्नों की तो बात ही क्या, जो सभी दुर्लभ और अनमोल थे। ईशा को महसूस हुआ कि सभी उसे ताना मार रहे हैं और वह एक पल भी वहां नहीं रुक सकी। उसने अपने आसपास के लोगों से कहा कि उसे बाहर थोड़ा टहलने जाना है। उसे अंदाजा नहीं था कि जब उसकी जन्म देने वाली माँ उसके पास आए और वह खड़ी होकर अभिवादन करने के बजाय उनसे बचकर निकल गई, तो कई लोगों ने ये देख लिया और मन ही मन हंसे कि कैसे एक उपपत्नी की बेटी में शिष्टाचार की कमी होती है। जब राजकुमार आदित्य वहां पहुंचा, तो उसकी नजरें भीड़ में गौरी को ढूंढने लगीं। उसने हमेशा सोचा था कि जानकी ही उसकी भविष्य की पत्नी होगी, और हालांकि उसे वह अपने सामने थोड़ी ज्यादा अनुशासित और गंभीर लगती थी, फिर भी कुल मिलाकर वह अपनी मंगेतर से काफी प्रसन्न था। उसे नहीं पता था कि उसके पिता के एक शाही फरमान के साथ ईशा को उसकी उपपत्नी के रूप में सौंप दिया गया था। जिस पल उसने शाही फरमान सुना, उसे हैरानी हुई कि अगर चचेरी बहन गौरी उससे विवाह नहीं करती, तो और किससे करेगी? और उसकी भविष्य की राजकुमारी कौन होगी? ईशा जैसी लड़कियां वह जितनी चाहे रख सकता था, लेकिन गौरी जैसा सौंदर्य पूरे आर्यावर्त साम्राज्य में बहुत कम था, और ऐसी उच्च पदवी और गरिमा वाली तो कोई और थी ही नहीं, गौरी ही एकमात्र थी। राजकुमार आदित्य ने गौरी को देखा, जो भीड़ में तारों से घिरे चांद की तरह चमक रही थी। उसकी नजरों में तीव्र अधिकार और आसक्ति थी। ऐसा सौंदर्य उसके अलावा, जो भविष्य का सम्राट बनने वाला था, और किसके पास उसे पाने की पात्रता थी। उसकी इस आसक्तिपूर्ण नजरों को वहां मौजूद लोगों ने भी चुपचाप नोट कर लिया। अध्याय 19, सेनापति की हवेली बनाम परलोक से आई सौतेली बहन, भाग 18।
गौरी ने निश्चित रूप से राजकुमार आदित्य की अधिकारपूर्ण नजरों को महसूस किया और उसे केवल घृणा का अनुभव हुआ। वह अब किस बात का गहरा स्नेह होने का दिखावा कर रहा था। यदि वह वास्तव में जानकी की परवाह करता तो वह ईशा के साथ ऐसे व्यवहार कभी नहीं करता। उसका मन घृणा से भरा था, फिर भी उसे अनजान होने का ढोंग करना पड़ा और वह अपने आसपास के लोगों के साथ हंस बोल रही थी। सौभाग्य से राजकुमार उस कमरे में हमेशा नहीं रह सकता था जहां महिलाएं इकट्ठा थीं और वह जल्द ही वहां से चला गया। जैसे ही वह किएदार की हवेली से निकलने वाली थी, गौरी को अचानक सिस्टम से एक संदेश मिला। क्या तुम कह रहे हो? गौरी ने अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। क्या वे वास्तव में इतने लापरवाह थे? सिस्टम ने उसे अभी बताया था कि राजकुमार आदित्य हवेली के पिछले बगीचे में एक चट्टान के पीछे एक सेविका के साथ था। गौरी ने राजकुमार के बारे में मूल कहानी के मूल्यांकन को याद करते हुए सोचा, ये तो वाकई अपनी मर्यादा भूल चुका है। वह सोच रही थी कि जब ईशा उस आदमी को इस स्थिति में देखेगी जिससे वह शादी करने वाली है, तो उसे कैसा महसूस होगा। गौरी उठी और अपने बगल में बैठी युवतियों से बोली, मैंने सुना है कि किएदार की हवेली के बगीचे में कुछ दुर्लभ फूल हैं। क्यों ना हम चलकर उन्हें देखें? सभी स्वाभाविक रूप से सहमत हो गईं, और हवेली के मालिक की बेटी रिया ने मुस्कुराते हुए उनका नेतृत्व पिछले बगीचे की ओर किया। फूल वास्तव में उतने ही अद्भुत थे जितनी उनकी चर्चा थी, और हर कोई उन्हें देखकर चकित था। जैसे ही वे लौटने की तैयारी कर रहे थे, उनमें से एक युवती अचानक रुक गई और बोली, क्या मैंने अभी कुछ सुना? ये सुनकर सभी रुक गए और ध्यान से सुनने लगे, और वास्तव में वे दूर से किसी के बहस करने और रोने की आवाज सुन सकते थे। रिया, घर की मालकिन के रूप में और इतनी सारी महिलाओं व सेवकों के साथ होने के कारण, काफी निडर थी। उसने तुरंत आवाज की दिशा में जाकर जांच करने का फैसला किया। इन युवतियों के लिए ऐसा खोजपूर्ण अनुभव दुर्लभ था और वे सभी उत्साहित थीं। लेकिन जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, वह आवाज और भी अनुचित लगने लगी। वह आवाज, जिसमें रोने और चिल्लाने का शोर था, सुनकर वहां मौजूद लोगों को असहजता होने लगी। कुछ बड़ी युवतियां पहले ही शर्म से लाल हो चुकी थीं, जबकि जो बहुत छोटी थीं वे समझ नहीं पा रही थीं। अनुभवी सेविकाओं के चेहरे के भाव पहले ही बदल चुके थे। राजकुमारी, आगे की स्थिति आपकी आंखों के लिए उपयुक्त नहीं है, हमें पुरानी सेविकाओं को देखने दें, कुछ बड़ी सेविकाओं ने एक दूसरे की ओर देखकर कहा, जब उन्होंने आवाज की दिशा में देखा। हवा में एक चीख गूंजी, जिसके बाद एक पुरुष की गाली सुनाई दी, अंधी बुढ़िया, मेरा अच्छा समय बर्बाद कर दिया। वहां मौजूद लोगों ने देखा कि एक बुजुर्ग सेविका को जमीन पर लात मार दी गई थी। आदमी की आवाज से पहचान हो गई, वह राजकुमार आदित्य था। क्या हुआ? किएदार की हवेली के पिछले आंगन में सुरक्षा गार्ड गश्त कर रहे थे, जो चीख सुनकर वहां दौड़ पड़े। उन्होंने एक बुजुर्ग सेविका को जमीन पर देखा और दौड़कर आए, ये समझे बिना कि क्या हुआ है। जब तक युवतियों को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है और वे इसे रोकना चाहती थीं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजकुमार, बिखरे हुए कपड़ों में, और वह सेविका, सबके सामने बेनकाब हो गए थे। 15 मिनट से भी कम समय में राजकुमार का यह अनुचित व्यवहार पूरी किएदार की हवेली में फैल गया। गौरी ने दिलचस्पी के साथ देखा कि ईशा का चेहरा सफेद पड़ गया था। क्या उसने कभी सोचा था कि जब वह राजकुमार को लुभा रही थी, तो एक दिन वह खुद ऐसी स्थिति में फंस जाएगी। राजमहल से शाही फरमान तुरंत आया, जिसमें कहा गया कि कोई भी इस मामले के बारे में बात न करे। लेकिन उस दिन हवेली में इतने सारे मेहमानों के साथ भीड़ की फुसफुसाहट को कौन चुप करा सकता था। शाही परिवार के रहस्य हर किसी को आकर्षित करते हैं, और कुछ ही दिनों के भीतर पूरी राजधानी में राजकुमार और किएदार की हवेली की सेविका के बीच की अनकही कहानियों की चर्चा हो रही थी। अध्याय 20, सेनापति की हवेली बनाम परलोक से आई सौतेली बहन, भाग 19। झड़ाम, सफेद और नीले फूलों के पैटर्न वाला एक और कप जमीन पर टकराकर टूट गया। ईशा का गुस्सा कम नहीं हो रहा था, उसने मेज से एक और प्याला उठाकर जमीन पर दे मारा। जब भी उसे किएदार की हवेली में लोगों की वह उपहासपूर्ण और तरस भरी नजरें याद आती, तो उसके अंदर गुस्से की आग जलने लगती, जिसे वह नियंत्रित नहीं कर पाती थी। बाहर खड़ी सेविका ने दबी आवाज में कहा, दूसरे मिस राजकुमारी आई हैं। किसी से नहीं मिलना मुझे। ईशा गुस्से में थी। उसके मन में मेहमानों से मिलने की इच्छा नहीं थी, खासकर जानकी से, जिसे वह हमेशा पीछे छोड़ना चाहती थी लेकिन कभी सफल नहीं हो सकी। ओह, जरा देखें, युवराज की होने वाली रानी को आखिर हुआ क्या है। जैसे ही गौरी जानकी अंदर आई, उसने कमरे का बिखरा हुआ हाल देखा। हाँ, वह खास तौर पर ईशा को उकसाने के लिए ही यहाँ आई थी। गौरी को अंदर आते देख ईशा का चेहरा तुरंत बदल गया, तुम अंदर कैसे आई? वह अपनी सेविका की ओर मुड़ी जो जानकी के पीछे खड़ी थी, ललिता। क्या मैंने नहीं कहा था कि किसी को अंदर न आने देना? गौरी ने अपना हाथ हिलाया, ललिता को जाने का इशारा किया। ललिता दुविधा में थी, और गौरी का चेहरा सख्त हो गया, क्या मेरी बात की इस सेनापति की हवेली में कोई अहमियत नहीं है? ललिता एक पल के लिए हिचकिचाई। अगर वह अभी चली गई, तो ज्यादा से ज्यादा ईशा उसे बाद में डांटेगी। लेकिन अगर उसने राजकुमारी का आदेश न माना, ललिता डर से कांप गई। वह जानती थी कि राजकुमारी देवकी उसे बख्शेंगी नहीं।
विनम्र भाव से ललिता पीछे हट गई और सावधानी से अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। ईशा ने अपनी सेविका को घूरा और अपना सिर घुमाकर देखा कि गौरी उसे मुस्कुराते हुए देख रही है। बड़ी बहन, आप यहाँ कैसे आईं? उसने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की, क्योंकि वह जानती थी कि अभी जानकी से रिश्ते तोड़ने का समय नहीं आया है। अचानक गौरी ईशा के करीब आई, उसके शब्द कड़वाहट से भरे थे। मैं बस ये देखना चाहती थी कि कैसा लगता है जब पता चलता है कि वो व्यक्ति जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है, उसने कितना अनुचित व्यवहार किया है। ओह हाँ, गौरी ने ईशा की ओर देखते हुए अपनी बात जारी रखी, तुम्हारे मन में जो भी विचार हैं, तुम उन्हें केवल अपने दिल में दबा सकती हो और कुछ सेवकों पर अपना गुस्सा निकाल सकती हो, क्योंकि आखिरकार तुम सिर्फ एक उपपत्नी की बेटी हो, जिसे शोर मचाने का कोई अधिकार नहीं है। ईशा पल भर के लिए निशब्द रह गई, उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जानकी के मुंह से ऐसे शब्द सुनने को मिलेंगे। कुछ देर बाद उसने ताना मारा, मुझे लगा था कि तुम वास्तव में उतनी ही सरल और मासूम हो जितनी तुम दिखती हो, दुनियादारी के इन निचले मामलों से ऊपर। पता चला ये सब तो एक नाटक था। गौरी ने इस आरोप को पूरी तरह खारिज कर दिया, कमरे में इधर उधर देखा और आराम से बैठने के लिए एक सुरक्षित जगह चुन ली। मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। क्या तुम जानती हो, केदार की हवेली में जब तुमने वह खबर सुनी थी, तो तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे मन ही मन कितनी राहत मिली। क्या तुम्हें भी उतना ही बुरा लगा था जैसे किसी ने मक्खी निगल ली हो? मुझे भी वही एहसास हुआ था जब मैंने तुम्हें और राजकुमार आदित्य को श्रीराम मंदिर की पहाड़ी के पीछे उन अशोभनीय हरकतों में देखा था। सच में, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। भगवान किसी को नहीं छोड़ते। गौरी ने संतुष्टि के साथ देखा कि उसकी बातों से ईशा का चेहरा सफेद पड़ गया था। तुम्हें वाकई पता है, ईशा ने कभी नहीं सोचा था कि जिसे वह अपना गहरा राज समझती थी, वह अब कोई राज नहीं रहा था। मुझे इससे कहीं ज्यादा पता है। गौरी उठी और ईशा के करीब गई, उसके कान के पास उसकी आवाज धीमी और उपहासपूर्ण थी, मंदिर मेले में मुझे धक्का किसने दिया था? उस दिन मेरी घोड़ी को क्या खिलाया गया था ताकि वह आपा खो बैठे? मुझे इन सभी मामलों के बारे में स्पष्ट जानकारी है। ईशा, तुम खेल खेलना चाहती थी, है ना? तो ठीक है, मैं, जानकी, तुम्हारे साथ पूरा खेल खेलूंगी। अपनी बात पूरी करने के बाद गौरी ईशा के चेहरे पर छाए भावों की परवाह किए बिना बिना पीछे मुड़े बाहर निकल गई।